अपने बड़े से शोरूम में बैठे बैठे महेश जी पुरानी बातों को सोचकर आंखों में आंसू लिए हुए बैठे थे, लेकिन अपनी पत्नी दामिनी को देखते ही वह आंसू पोंछकर खुश रहने का नाटक करते हैं। इसी तरह से उनकी जिंदगी कट रही थी। वह अपने बेटों से परेशान थे क्योंकि बेटे उन्हें धोखा दे चुके थे। वह अपने माँ बाप को 2 भागों में बांट दिया था। बेटे अपने माँ बाप को एक साथ रखना ही नहीं चाहते थे। चमचमाती गाड़ी के पास काफ़ी भीड़ जमा थी। उस गाड़ी में जिन लोगों के आसपास चारों तरफ यह भीड़ आम लोगों की नहीं बल्कि प्रेस रिपोर्टर की थी। महेश जी को सबके सब लोग हाथ में माइक लिए घेरे हुए थे। सवालों की बौछार चारों तरफ से हो रही थी और वह एकाएक करके सबके सवाल का जवाब दे रहे थे। किसी ने कहा, आपके बारे में हमने सुना है कि आप एक छोटे से व्यापारी थे, तो हम अब आपसे जानना चाहते हैं कि इस ऊंचाई तक आप कैसे पहुंचे। आपके परिवार और संघर्ष के बारे में बताइए। एक रिपोर्टर के कहते ही वहां उपस्थित बाकी के रिपोर्टर ने भी हाथ में डायरी और पेन थाम लिया और उनके मुंह से कहानी शुरू होने का इंतजार करने लगे। तब महेश जी ने कहा, मेरी कहानी यूं तो कुछ खास नहीं, लेकिन सीखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। इस कहानी ने मुझे आम से खास बना दिया है। हाँ, संघर्ष भी रहा, मगर मन पक्का कर लिया था। या फिर यूं समझ लीजिए कि किसी को सबक सिखाने का मजबूत फैसला कर लिया था और उसको पूरा करने के लिए दिन रात जुट गया था। वैसे तो यह घर की बात होती है और अपने घर की बात का तमाशा नहीं किया जाता, मगर आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। वह इसलिए नहीं कि आज इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं मैं और पैसा जेब में भरा हुआ है, बल्कि इसलिए बताऊंगा कि जो लोग मेरी तरह जी रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिले कि हम किसी पर बोझ नहीं हैं। अरे भाई, हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव में क्यों हम घुट घुट कर जिएं? जिंदगी तो एक बार ही सबको मिलती है। आखिर कुछ दिनों बाद सबको मरना ही तो है, फिर रोज मर मर कर क्यों जीना? हमने अपना पेट काट कर जिन्हें खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं के लात जूते खाकर हम क्यों जिएं? जिस संतान को हम दुनिया में लाते हैं वही हम पर एहसान दिखाती है। जिस पेड़ की जड़ों ने तुम्हें हरा भरा बनाया, उसी को काट कर भला सुखी कैसे रहोगे तुम? महेश जी की इन बातों से वहाँ तालियां बजने लगी। फिर महेश जी यूँ कहना शुरू करते हैं, आप लोगों के जैसे ही मेरे 2 बेटे थे। सोचा था बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, मगर आजकल के बच्चों से ऐसी आशा करना ही पाप है। हम सबसे बड़ी गलती तो तब करते हैं जब हम बच्चों को अच्छी परवरिश देने के चक्कर में अपना सब कुछ इन पर खर्च करते हैं। सारी मेहनत उनको बड़ा करने में लगा देते हैं। कितने प्रतिशत बच्चे बड़े होकर माँ बाप के लिए फिक्र करते हैं, या बड़े होकर आपने क्या क्या किया उसे पालने में? यह बात ना तो उसे याद रहती है और ना ही जानने के बाद वह इसे महत्व देगा। वह बात बात पर आपको जताएंगे कि आप अभी लाचार हैं और वह आपकी देखभाल करके आप पर एहसान कर रहे हैं। अरे एहसान अगर एक माता पिता गिनवाने लगे ना तो सुनने के लिए तुम्हारा जीवन भी कम पड़ जाए। बड़े आए हम पर एहसान करने वाले, एहसान तो तुम्हें हमारा चुकाना चाहिए। अगर तुम्हारी भाषा में बात करूं तो फिर से चारों ओर तालियां बजने लगी। एक और रिपोर्टर ने कहा, आपकी बातें सुनकर हम आपकी पूरी कहानी सुनने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं। आप अब जल्दी से अपनी कहानी शुरू कीजिए। महेश जी सब कुछ बताना शुरू करते हैं। बड़ी ही मन्नतों के बाद शादी के 10 साल बाद हमें औलाद का चेहरा नसीब हुआ। उसके लिए ना जाने कहाँ कहाँ मन्नत मांगी और ना जाने कितने ही इलाज करवाया, किस किस के दर पर मन्नत मांगी, फिर तब जाकर पैदा हुआ। पहले बच्चे के जन्म के बाद जैसे हमारी सारी इच्छाएं ही पूरी हो गईं। उसका नाम हमने सौभाग्य रखा। किस्मत से उसके 4 साल बाद ही दूसरे बेटे अर्जुन का जन्म हुआ।
सच कहूँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें यह खुशी नसीब भी होगी, मगर आज सोचता हूँ तो लगता है कि यह सब ना ही होता। अपने पर भी शक होता है कि कहीं खोट हमारे संस्कार देने में तो नहीं हो गई। लेकिन इतनी ठोकरें खाने के बाद आज मैं इस मुकाम पर खड़ा होकर यह कह सकता हूँ कि जो भी हो, पर आज के ज़माने में हर किसी को अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। देखिए, बुढ़ापा तो आना ही है, इसमें आप बच नहीं सकते, मगर इंतज़ाम पहले ही जल्दी कर लिया जाए तो ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होंगे। औलाद का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ दे या आपका सब कुछ लूट कर धक्के मार दे आपको। मेरी कपड़े की दुकान थी जो कि शहर में काफ़ी मशहूर थी। मेरी पत्नी रोज़ घर पर बच्चों को संभालती और मैं रोज़ाना सुबह दुकान संभालता और सुबह जाकर रात को ही घर लौटता था। इस बीच समय निकलता गया और बच्चे बड़े होते गए। उन्हें मैंने पढ़ाया लिखाया और सोचा कि यह मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। हाँ, लाठी तो बनी, मगर जो मुझको ही भारी पड़ी। दोनों ने ही पढ़ाई रोक कर कहा कि पापा, हम बड़े हो गए हैं, अब पापा आप बैठकर आराम कीजिए, दुकान हम देख लेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे कितने लायक हैं, कि मेरे बच्चे खुद ही इसमें रुचि ले रहे हैं। मुझे इन पर जिम्मेदारी थोपनी ही नहीं पड़ी। मैं बहुत ही खुश था। फिर वह दोनों दुकान संभालने भी लगे। मैं भी खुद वहीं बैठकर उन्हें काम सिखाने लगा। कुछ और वक्त गुजर गया और दोनों की हमने शादी भी करवा दी। इस वक्त भी दोनों ईमानदारी से ही काम करते थे। कभी मुझे कुछ लगा ही नहीं, फिर उन्हें यह लगने लगा कि यह दुकान उनकी वजह से ही चल रही है। पापा तो बेकार बैठे रहते हैं, हमारी वजह से घर का खर्च चल रहा है। हम पति पत्नी इनके कारण पेट भर पा रहे हैं, इसलिए आप आए दिन दोनों भाइयों में दुकान और खर्च को लेकर झगड़े होने लगे। दरअसल यह उनकी साजिश थी, यह मुझे बाद में समझ आया। उन्होंने सोचा कि यह रोज़ इसी तरह झगड़े तो पापा परेशान होकर दोनों को अलग कर देंगे। सारा पैसा, जायदाद, मकान सब बट जाएगा। रोज़ रोज़ के झगड़े देखकर मैंने भी सोचा कि अलग करना ही ठीक है। अलग रहेंगे तो कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। तो मैंने बैठकर बंटवारे के कागजात पर दस्तखत कर लिया। लेकिन उस वक्त मुझे कहाँ मालूम था कि यह दोनों तो अपने बंटवारे में हम दोनों का हिस्सा कहीं भी नहीं रखेंगे। जो था दोनों में आधा आधा हो गया। अब बड़े बेटे सौभाग्य के पास हम रहने लगे। उसने भी खुश होकर ही रखा। लेकिन एक दिन सौभाग्य ने मुझसे कहा कि पापा, आप दोनों का खर्चा उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ऐसा करते हैं कि आप मेरे यहाँ रहिए, मैं आपका पूरा खर्चा उठाऊंगा और मम्मी उनका खर्चा अर्जुन के यहाँ से हो जाएगा, और जो स्टोर रूम है उसी में आप दोनों के रहने का इंतजाम भी कर दिया है। यह सुनकर मेरी तो आंखें फटी ही रह गईं। मैंने पूछा भी कि हम अपने कमरे में ही क्यों नहीं रह सकते? यह घर हमारा भी तो है, तो फिर हम अलग क्यों जाएं स्टोर रूम में, और हमको अलग क्यों कर रहे हो? मेरे ऐसा कहते ही अर्जुन बोल पड़ा, पापा हमसे ऐसे बात मत कीजिए, स्टोर रूम तो दे ही रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वह कहाँ रहेंगे? इतने बड़े परिवार में कोई और होता तो पता नहीं कहाँ होते आप दोनों। जब बंटवारा हो गया है तो अब इस घर के मालिक आप कैसे हुए? अब तो मालिक हम हैं और जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा। आज तक हम भी तो आपके कहने से ही करते आए हैं ना। स्टोर रूम की जगह पसंद नहीं तो वृद्धा आश्रम भी भेज सकते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? बस उसके बाद से ही हम उस घर में नौकर की तरह रहने लगे, जो दिन भर गधे की तरह काम करते और रात को उस स्टोर रूम में जाकर सो जाते। मैं बाहर के काम किया करता था और मेरी पत्नी उनको घर के काम के लिए लगा दिया गया। अब सवाल यह उठता था कि घर को तो 2 हिस्सों में बांटा गया था, काम को भी तो फिर बांटना ही था।
तो उससे मेरे बेटों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसके घर से जिसके लिए खाना आएगा तब तक वह उस घर का काम करेगा। हम दोनों दिन भर काम में इतने व्यस्त रहते कि एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे की शक्ल देखना तो दूर, एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुन पाते। रात को हम मिलते तो जरूर थे, पर थकान इतनी ज़्यादा होती थी कि बिस्तर पर बात करते करते ही सो जाते थे। एक रात मेरी नींद दामिनी जी की आवाज़ से खुली। जब मैं उठा तो देखा कि वह काँप रही है। छूने से पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। अब इतनी रात हो गई है, दवा या डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, तो सोचा कि बेटों के पास तो कोई दवाई होगी ही, अभी वही दे देता हूँ, सुबह होते ही डॉक्टर के पास ले चलूँगा। यही सोचकर मैं पहले सौभाग्य के पास गया, मगर वह दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर मैं भागा अर्जुन के पास। उसकी पत्नी मोना ने दरवाज़ा तो खोला, मगर चिल्लाकर कहा कि इतनी रात में उन्हें परेशान मत करो। दोनों के दरवाजे पीट पीट कर जब मैं थक गया तो थक हार कर मैंने पानी की पट्टी ही अपनी पत्नी के सिर पर रखनी शुरू कर दी। किसी तरह सुबह हुई, पर बुखार कम नहीं हुआ। सुबह जब अर्जुन और मोना को चाय नहीं मिली तो वह आए स्टोर रूम में मुझे दामिनी जी के सर को सहलाते हुए देखकर कहा, कुछ शर्म कीजिए पापा, इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी लैला मजनू वाली हरकतें करने में आप दोनों को शर्म नहीं आती? चाय बनाकर ही यह सब कर लेते। पापा जी, अभी आप लोगों के नाती पोते खिलाने की उम्र है, ना कि इश्क फरमाने की। मोना के ऐसा कहते ही मैंने कहा, कुछ बोलने से पहले एक बार तसल्ली तो कर लो। रात से तुम्हारी माँ बुखार में तड़प रही थी, गया तो था दवा मांगने, मदद करना तो दूर, उल्टा सुबह सुबह यहाँ आकर अनाप शनाप बोले जा रहे हो तुम लोग। देखिए दामिनी जी, इसी औलाद को हमने कितनी मन्नतों से पाया था, इससे अच्छा तो हम बे औलाद ही रहते। मैंने कहा तो पीछे से सौभाग्य और उसकी पत्नी गौरी भी आ गए, और वहाँ आते ही सौभाग्य ने कहा, आप दोनों अभी तक यहीं क्यों हैं, काम कौन करेगा? अर्जुन ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, अरे भैया, मम्मी बीमार हैं, पापा उनकी सेवा कर रहे हैं, अब आज का काम तो भगवान भरोसे समझ लो। यह कहने के बाद अर्जुन समेत वहाँ से सभी चले गए। फिर दिन भर ना तो किसी ने हमें खाना पूछा और ना ही हालचाल ही पूछने आए। मैं दामिनी जी से कहकर बाहर गया और उसके लिए दवा और ब्रेड लेकर आया। ऐसे ही 2 दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन दामिनी जी जब थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी तो उसने कहा, चलिए अब अपने काम पर लग जाते हैं, आखिर कब तक यूं ब्रेड पर गुजारा करेंगे। मैं भी और क्या करता, चला गया सौभाग्य के पास और उससे कहा कि आज का काम बताओ। इधर दामिनी जी भी अर्जुन के पास गई, मगर उस दिन दोनों भाई कुछ अलग ही सोचकर बैठे थे जिससे हम अनजान थे। इधर सौभाग्य मुझसे कहता है कि अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उधर अर्जुन ने भी दामिनी जी से वही कहा, जब आप लोग हमारे किसी काम के नहीं तो अब हम भी आपके कोई काम नहीं आएंगे। पिछले 2-3 दिन तो मज़े किए ना आप दोनों ने, अब उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो जाइए अब वैसे ही रहिए अपने ही बच्चों के। ऐसा कहने पर हम दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। फिर दामिनी जी ने मुझसे कहा, अब हम क्या करेंगे? इन्होंने तो हमारी जिम्मेदारी से बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया। मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे पास कुछ पुरानी खानदानी जेवर सोने के पड़े हैं। सोचती थी कि किसी मौके से बहू को दे दूँगी, मगर अब यह हमारे ज़्यादा काम आएंगे। आप इन्हें बेचकर थोड़ा सा राशन ले आइए, कुछ दिन तो हमारा गुजारा हो जाएगा। मैंने हैरान होकर अपनी पत्नी से कहा, जब तुम्हारे पास यह गहने थे तो पहले क्यों नहीं दिए? कम से कम पहले से नालायक पर अपना गुजारा तो न करते। जिस पर दामिनी जी रोने लगी और कहने लगी, यह मेरी माँ और आपकी माँ की आखिरी निशानी है,
इसे बेचने का कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बुढ़ापे में 2 रोटी ही तो चाहिए होती हैं और वह बच्चों से मिल ही रही थी। पर आज जब बच्चों ने अपना फैसला सुनाया तो यह निकाल रही हूँ। हम दोनों कमरे में यही बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से अचानक शोरगुल की आवाज़ आने लगी। मैं बाहर गया तो देखा दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई देखने की मेरी कोई खास इच्छा तो नहीं थी, तो वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी सौभाग्य मुझे आवाज़ लगाकर कहता है, कहाँ चल दिए ओ बुढ़े, यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या जो आया देखा और चल दिया। मैंने कहा, पर तुम दोनों की बहस में मेरा क्या काम। मैंने कहा तो वे दोनों बोले कि काम तो कुछ नहीं, पर बहस की वजह आप ही हैं। आपका दाना पानी तो बंद कर दिया हमने, तो अब यहाँ से निकलने की मेहरबानी कब करेंगे, अर्जुन ने कहा। तो मैंने झट से कहा, लेकिन हम यहाँ से क्यों निकलेंगे, तुम लोगों ने खाना देने से मना किया है ना, पर इस घर में रहने से मना नहीं कर सकते। वैसे भी हमारा कमरा तो छीन लिया है, स्टोर रूम में रहते हैं, अब क्या जाकर आंगन में रहें। तब वो बोला, आप जाकर जहन्नुम में रहिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। यह घर हम दोनों भाइयों का है और हमने यह फैसला किया है, और वैसे भी यह स्टोर रूम मेरे हिस्से में है, तो मुझे यह कमरा अब खाली चाहिए, क्योंकि मोना को यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलना है, अर्जुन ने कहा। मैंने इसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा और अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि चलिए दामिनी जी, अब यहाँ से भी जाने का नोटिस निकाल दिया गया है हमारे मालिकों के द्वारा। चलो अच्छा है, इस रोज रोज की जिल्लत से बेहतर सड़क पर बैठकर 2 सूखी रोटी खा लेना, उसने कहा। पर हम जाएंगे कहाँ, यह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, पहले खाना और अब छत, बच्चे ऐसे हों, दुश्मन की किसे ज़रूरत है। रुकिए, मैं बात करके आती हूँ अभी इनसे, आखिर वह ऐसा कर भी कैसे सकते हैं हमारे साथ। दामिनी जी यह कहकर जाने ही लगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, अभी अभी तुमने कहा तुम्हारे पास कुछ जेवर हैं और अभी अभी इनका यह आदेश आया है, कहीं यह भगवान का तो कोई इशारा नहीं। अब तक तो मैं पता भी नहीं क्यों खुद को लाचार समझ रहा था, बस जो काम सालों पहले किया था वही तो करना है। वह हैरान होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। क्या किया था सालों पहले, जरा मुझे कुछ खुलकर बताएंगे आप। तो मैंने कहा, दामिनी जी, मेरे पापा को अचानक से उनके भाइयों ने उनके व्यापार से अलग कर दिया था, तो बड़े ही कष्ट से हमारा गुजारा हो पा रहा था। फिर मैंने पापा को देखा, जरा सा सामान लेकर छोटी सी दुकान खोली, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी। फिर मैंने उस दुकान को दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचाया, मगर अफसोस कि अपने ही बच्चों के हाथ उसे लुटने दिया। अब वापस से वही दुकान और वही मेहनत मुझे फिर से करनी है, और थोड़ा सा यह सामान जो तुम्हारे पास है उसी में वापस से अपनी दुकान खड़ी करनी है। जानता हूँ तुम्हें यह आभूषण कितने प्यारे हैं, पर क्या मुझे एक मौका दोगी, मैं इसे बेचूंगा नहीं, बस गिरवी रखूंगा। अभी भी कुछ लोगों से मेरे अच्छे तालमेल हैं, वह मुझे यकीन है कि मैं फिर से वही मुकाम हासिल कर लूँगा। बस तुम्हारा साथ चाहिए, कहो दोगी मुझे एक मौका। दामिनी जी ने कहा, मैं तो हर दम आपके साथ हूँ, पर जहाँ इतने सालों की मेहनत थी वहीं हमारे पास इतने साल हैं ना, डरती हूँ कहीं इतनी मेहनत से हमारा साथ ना छूट जाए। इन पैसों, आराम और जेवर के बिना तो मैं रह सकती हूँ, पर आपके बिना नहीं रह सकती। इतना कुछ सह पाई क्योंकि आपका साथ रहा। तो मैंने उन्हें समझाया कि मुझे पता है दामिनी जी, पहले तो मैं बस गुजारे का सोच रहा था, मगर अब मुझे अब सिर्फ गुजारा नहीं करना, अपने बच्चों को सबक भी सिखाना है।
अब मैं इनको बताऊंगा कि असली में जलील करना किसे कहते हैं। एक कोशिश कर लेना चाहता हूँ, मैंने कहा और निकल गया। वहाँ से मैंने अपनी पत्नी जी के जेवर को गिरवी में रखकर कुछ पैसे उधार लिए और फिर एक दुकान किराए पर लेकर कपड़े की छोटी सी दुकान खोल ली। कई सालों का अनुभव था, इसलिए ग्राहक मुझे पहचानते थे और जब बाजार में सबको पता चला कि मैंने वापस दुकान शुरू की है तो ग्राहक वापस मेरे पास आने लगे। इधर मेरे बेटे आपसी रंजिश लेकर एक दूसरे से ही लड़ते रहे और धीरे धीरे दुकान से सामान गायब करते रहे और अंत में उनका धंधा बंद हो गया और मेरे दोनों बेटे अब किसी और की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं। महेश जी को रोकते हुए एक रिपोर्टर ने कहा, तो क्या अभी आपके बेटों को आपकी सक्सेस के बारे में पता नहीं? तो महेश जी ने हंसकर कहा, खाने की खुशबू चूहों तक न पहुँचे ऐसा भी हो सकता है क्या? और खासकर तब जब उन्हें खाने की ज़रूरत हो। तब एक रिपोर्टर ने कहा, तो क्या आपने अपने बेटों को माफ़ कर दिया? महेश जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, ना मैंने उन्हें माफ़ किया है और ना ही नज़रअंदाज किया है। मैंने उन्हें सबक सिखाया है, ऐसा जिसे सुनकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर, अच्छा आपने ऐसा फिर क्या किया, जरा हमें भी तो बताइए, हम सब सुनना चाहेंगे। महेश जी ने कहा, हाँ, यह बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता को भगवान ने बनाया ही कुछ ऐसा है कि वह माफ़ कर ही देते हैं, लेकिन जब बच्चों का जुल्म ज़्यादा हो जाए तो माता पिता का दिल भी कठोर हो जाता है और वह वैसा ही फैसला करते हैं जैसे मैंने किया। क्योंकि अभी मेरी मार्केट में मेरा अच्छा नाम है तो उसका फ़ायदा उठाकर उन दोनों को कोई नौकरी पर ना रखे, इसका भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। तब रिपोर्टर ने कहा, मगर इससे तो उनके साथ साथ उनके बच्चे भी परेशान होंगे, और क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ गलत होगा? तब महेश जी ने कहा, मैं भी मानता हूँ कि यह गलत होगा, मगर क्या करें, माता पिता की गलती की सज़ा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है ना। लेकिन मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी के 25% का हिस्सा अपने पोते पोतियों के नाम करने का सोचा है, इससे वह परेशानी नहीं होगी। तब रिपोर्टर ने झट से कहा, मगर बाकी का भी तो देर सवेर आपके बच्चों को ही मिल जाना है। महेश जी ने कहा कि उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। मेरी बाकी की प्रॉपर्टी मेरे बेटों को नहीं बल्कि उन वृद्धाश्रम वालों को जाएगी जहां हमारे जैसे लोग अपने बच्चों के अत्याचार की वजह से आते हैं, पर हर कोई अपने बच्चों को सबक सिखा नहीं पाता, तो उनका सहारा मैं बनना चाहता हूँ। और रही बात मेरे बेटों के माफ़ी मांगने की कोशिश करने की, तो वह काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और उसका जवाब भी आज आप लोगों को मिल जाएगा। आज भी वे इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के इंतज़ार में बाहर खड़े होंगे, जैसे कि वह हमेशा करते हैं, मगर जैसे हर जगह उन्हें नज़रअंदाज करता हूँ, आज भी मैं वही करूँगा। नमस्कार, अब मैं चलता हूँ। यह कहते हुए महेश जी स्टेज से उतरकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़े सबके सामने खड़े अपने बेटों को अनदेखा करते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गए और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। इधर सौभाग्य और अर्जुन उन्हें पुकारते ही रह गए। आज फिर से उनकी माफ़ी मांगने के इरादे पर पानी फिर गया था। महेश जी और उनकी पत्नी ने अपनी कार के खिड़की के शीशे चढ़ा लिए, चारों शीशे पीटते रहे, मगर भीड़ को चीरती हुई कार धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसी कहावत को महेश जी ने कर दिखाया था। दामिनी जी को इन सब चीज़ों से बहुत दुख होता था, लेकिन महेश जी का साथ उनके लिए हौसला बना हुआ था। महेश जी की वजह से ही वह आज तक जिंदा थे, नहीं तो बेटे बहू के व्यवहार के कारण वह न जाने कब की
मर गई होती। अर्जुन और सौभाग्य अपनी अपनी पत्नियों को लेकर इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर दुकान तो पहले ही खाली कर दी थी। वह कई बार महेश जी और दामिनी जी के पास गए, लेकिन दोनों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। तो दोस्तों, महेश जी ने अपने बेटों को सबक सिखाने के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।